कक्षा 12वीं की प्रश्न बैंक की हिंदी विशिष्ट के 5 अंकीय अपठित गद्यांश के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। उससे पहले मैं किसी भी अपठित गद्यांश को सोल्व करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहली बात, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमें पूरा का पूरा गद्यांश दिया गया है उसे ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक यानी कि एकाग्रता से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है और उसे 2 से 3 बार रीड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पूरा पद्यांश है उसका एक छोटा सा शीर्षक तैयार करना है ताकि आपको आइडिया लग जाए। जैसे ही आप पढ़ते हैं ना तभी आपको आइडिया लगने लग जाता है कि ये जो पद्यांश है वो किसके बारे में है। ओके, उसके बाद तीसरी बात आपको जो ध्यान देनी है, जो भी प्रश्न दिए गए हैं उत्तर में, है ना, गद्यांश में नहीं थे, उसे पढ़कर अपनी भाषा में उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि जो गद्यांश की लैंग्वेज है बिल्कुल वैसी लैंग्वेज बोलनी है, अपनी भाषा में उत्तर देना है। ओके, तो तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अपनी भाषा में उत्तर देना है, राइट। अब चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी अब हर गद्यांश में सारांश पूछा जाता है तो सारांश बिल्कुल छोटा होना चाहिए और इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए कि वो पूरे जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसका निचोड़ हो। ओके, आप समझ पा रहे हैं इस बात को, है ना। और उसके साथ जो भी हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध लिखना है ना, और संक्षिप्त में लिखने की कोशिश करनी है। जितना छोटा होगा उतना फ़ायदा होगा। जो हम शीर्षक बनाते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट यानी कि छोटा रखना है, क्योंकि बड़ा शीर्षक अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो इन सभी बातों को अप्लाई करते हुए हम ये सारे अपठित गद्यांश को सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि है एक अपठित गद्यांश, जिसमें हम देखने वाले हैं, 1 मिनट। तो सबसे पहले हमारे सामने है अपठित गद्यांश। तो इसमें सबसे पहला जो गद्यांश है, भारतीय संस्कृति में पर्वों का अत्यधिक महत्व है। पर्व किसी भी संस्कृति के वह अंग है जिनके बिना यह संस्कृति अधूरी है। पर्व हमें एक ऐसा अवकाश प्रदान करते हैं जिससे हम अपने जीवन के विषय में अच्छा सोच सके। जीवन प्रवाह को सही दिशा देने वाले पर्व ही होते हैं। जीवन व्यवहार की समस्त कटुताएं भी पर्व के द्वारा ही समाप्त हो जाती है। पर्व जीवन की ऊर्जा को उद्दीपित करते हैं, ज्ञान, आचरण, विश्वास को परिमार्जित करने का प्रयास करते हैं। अतः धार्मिक, राष्ट्रीय पर्वों के उल्लास के साथ मर्यादा में रहकर मानना चाहिए। सबसे पहले बिल्कुल आपको ध्यान से रीड करना है, तो हमने रीड कर लिया, 2 से 3 बार करना है, पर मैं यूँ नहीं कर रही हूँ कि वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना था, शीर्षक बनाना था। तो जैसे ही आपने पैराग्राफ पढ़ा तो आपने देखा होगा एक शब्द जो बार बार आ रहा है, वो कौन सा शब्द है, पर्व। और यहाँ पर क्या बताया गया है, पर्व का महत्व बताया गया है। तो इससे हमारा शीर्षक क्या बन गया, शीर्षक हो गया पर्वों का महत्व। ओके, तो ये हमने शीर्षक बना दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, जीवन प्रवाह को सही दिशा कौन देता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा कि पर्व जीवन में ऊर्जा उद्दीपित करते हैं। ओके, और वो जीवन प्रवाह को क्या देते हैं, सही दिशा देते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये जीवन प्रवाह को सही दिशा देने वाले पर्व ही होते हैं। तो हमें हमारी लैंग्वेज में सिंपल सा लिख देना है, जीवन प्रवाह को सही दिशा पर्व देते हैं, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं गद्यांश लिखने की। तो गद्यांश आपको अपने मन से छोटा और शॉर्ट रूप में लिखना है। ओके, तो कैसे लिखोगे आप कि पर्व भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमारी संस्कृति का अंग है, यह जीवन प्रवाह को नई दिशा देते हैं, यह हमारे जीवन में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ज्ञान, आचरण और विश्वास को परिमार्जित करते हैं, साथ ही धार्मिक, राष्ट्रीय पर्वों का उल्लास के साथ मर्यादा में रहकर हमें सदैव पर्व मनाना चाहिए। तो इस प्रकार आप इसका सारांश लिख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक है परस्पर विश्वास। मित्र एक ऐसा सखा, गुरु और तथा माता है जो सबसे स्थानों को पूर्ण करता है। यहाँ सबकी जगह, सबसे की जगह आएगा सबके स्थानों को पूर्ण करता है। तो जैसे आपने रीड किया तो आपको क्या लगा, यहाँ पर एक मित्र की बात की गई है और यहाँ पर मित्र की क्वालिटी बताई गई है। तो इससे क्या पता चलता है, इसका क्या शीर्षक बनेगा, सच्चा मित्र। तो ये इसका शीर्षक रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, समाज से अलग किसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जैसा कि दिया ही है, समाज से अलग उसके यानी मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो राइट आंसर क्या रहेगा, समाज से अलग मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। उसके बाद नेक्स्ट है, मित्र किस किस के स्थानों की पूर्ति करता है। तो अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मित्र एक ऐसा सखा, गुरु तथा माता है जो सबके स्थानों की पूर्ति करता है। तो आपको बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, आपको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखना है कि मित्र सखा, गुरु तथा माता के स्थानों की पूर्ति करता है। तो ये ज़्यादा आंसर सही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल से ही हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिमालय के पहाड़ों का दृश्य अति सुंदर है। इसकी विशालता देखकर मन आनंद और कृतक हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह विशाल सृष्टि ईश्वर की ही देन है। सारी सृष्टि के प्रति संभाव जागृत होता है। वस्तुतः यह दृष्टि कोरी कलात्मक एवं आध्यात्मिक नहीं है। भारतवर्ष में जलवायु का सामंजस्य हिमालय बैठाता है। उत्तरी भाग को पानी देने वाला है। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र तीर्थ है और नदियाँ जो जीवन देती है। तो आपने ये पूरा पढ़ा, तो यहाँ से क्या पता चला, आपको निष्कर्ष निकालना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हिमालय और प्रकृति की बात हो रही है, तो आप लिख सकते हैं हिमालय और प्रकृति, या फिर हिमालय ही लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। ओके, सो आप इसका ये शीर्षक दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, किस काल से हिमालय को पवित्र माना जाता है। तो अगर आपने ध्यान से इसको रीड किया होगा तो यहाँ पर लिखा गया है वैदिक काल से ही हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ कौन कौन से तीर्थ है, तो आप जैसे देखेंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे तीर्थ है। ओके, ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है कृतज्ञता और वैदिक से प्रत्यय अलग करना है, यानी कि हमें जो प्रत्यय बताना है। तो कृतज्ञता में तो ता प्रत्यय हो जाएगा। ओके, कृतज्ञता का ये हो जाएगा। और जो दूसरा है हमारा वैदिक, तो वैदिक में हो जाएगा इक प्रत्यय। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, किसी भी शब्द के किसी भी शब्दांश के पीछे लगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। ओके, उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे हमारे सामने जो गद्यांश है वो कुछ इस प्रकार से है। कर्मठता, लक्ष्य की निश्चितता, उत्कृष्ट अभिलाषा एवं सतत प्रत्ययन के समन्वित स्वरूप का नाम है। कोरा श्रम साध्य नहीं, यह तो बालकों का खेल है और पशुओं की दौड़ में भी होता है। सही श्रम तो वही है जो कुछ ठोस परिणाम दे। मेरी दृष्टि में यही कर्मठता है। जिस देश में कर्मठ जनों का जितना प्रतिशत होता है, वह देश तदनुकूल ही प्रगति अथवा उन्नति करता है। अतः शिक्षण का सही उद्देश्य देश में ऐसे कर्मठ जनों का निर्माण एवं उत्तरोत्तर इसका प्रतिशत बढ़ाना है। ओके, तो यहाँ पर जब आप पूरे को रीड कर रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका क्या गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कर्मठता का महत्व। या आप इसका जो शीर्षक है वो दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको सही श्रम क्या है उसकी डेफिनेशन बनानी है। तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, सही श्रम तो वही है जो कुछ ठोस परिणाम देता है। मेरी दृष्टि में यही कर्मठता है। ओके, तो ये आपको आंसर देना है। फिर उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश भी आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का लिख दिया आप, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक के लिख दे कि मेरी दृष्टि में वही कर्मठता है जिस देश में कर्मठ जनों का जितना अधिक प्रतिशत होता है, वह देश उतनी ही प्रगति या उन्नति करता है। थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी आपको बनाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण परमाकृत नहीं अपितु मानवकृत है, जो उसने अपनी प्रगति के नाम पर किए गए आविष्कारों द्वारा निर्मित किया है। आज जल, वायु सभी कुछ प्रदूषित हो चुका है। शोर, धुआं, अवांछनीय गैसों का मिश्रण एक गंभीर समस्या बन चुका है। ये संपूर्ण मानवता के लिए खुली चुनौती है और एक समस्या जो संपूर्ण मानवता के जीवन और मरण से संबंधित है। इसके समक्ष मानवता बोनी बन चुकी है। तो आप इसका क्या दे सकते हैं, आप इसका शीर्षक दे सकते हैं प्रदूषण और मानव, या फिर मानव और प्रदूषण, ये इसका आप शीर्षक बना सकते हैं। ओके, और कुछ जैसे कि आप पर्यावरण प्रदूषण भी अगर शीर्षक देते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमें लिखना है उपयुक्त गद्यांश का सारांश। तो सारांश भी कुछ इसी तरीके से मन से बना लेना है कि जो प्रदूषण है वो मानव द्वारा किया गया है, उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण से छेड़छाड़ की और प्रदूषण हुआ। आज हर स्थान पर प्रदूषण हो चुका है, जैसे कि जल, वायु, धुआं, शोर, गैस सभी प्रदूषित हो चुकी है और यह मानव के लिए एक गंभीर समस्या है। तो इस प्रकार आप सारांश दे सकते हैं। उसके बाद है प्रदूषण किसके कारण निर्मित होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण परमाकृत नहीं अपितु मानवकृत है, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित होता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। ओके, ये लोड हो रहा है। हाँ, मानव के द्वारा निर्मित होता है। तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हमारे सामने प्रश्न नंबर 6 आ जाता है, अहिंसा भी सत्य का पूरक रूप है। अहिंसा में दूसरों के अधिकारों को, विशेषकर जीवधारियों की स्वीकृति रहती है। अहिंसा मन, वचन और कर्म तीनों से होती है।
अहिंसा के पीछे जियो और जीने दो का सिद्धांत कार्य करता है। जहाँ अहिंसा का मान नहीं वहाँ मानवता नहीं। अहिंसा मानवता का पर्याय है। मनुष्य को उस जीवन को छीनने का कोई अधिकार नहीं जिसको वह दे नहीं सकता। अहिंसा केवल जान लेने में नहीं वरन दूसरों के स्वतंत्र और स्वाभिमान को आघात पहुंचाने में भी होती है। तो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो आपने देखा होगा एक शब्द जो सबसे कॉमन था वो क्या था? अहिंसा। ओके, उस तो ये क्या हो जाएगा? अहिंसा इस पूरे पैराग्राफ का शीर्षक हो जाएगा। तो शीर्षक रहेगा अहिंसा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें अहिंसा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप पाएंगे अहिंसा के पीछे जियो और जीने दो का सिद्धांत कार्य करता है। फिर मानवता का पर्याय किसे कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए अहिंसा मानवता का पर्याय है। तो आपको कुछ लिखना है कि अहिंसा को मानवता का पर्याय कहा गया है। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो जैसा कि मैंने बताया सारांश आपको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिखना है। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक लिख दे, उसके बाद कुछ बीच का पार्ट ऐड कर ले, उसके बाद कुछ आखिरी का पार्ट ऐड कर ले। अगर आपको मन से लिखना ना आए तो आप ये भी ट्रिक आजमा सकते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार हमारे जो भी अपठित गद्यांश थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं अनौपचारिक तथा औपचारिक पत्रों की। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें क्या करूँगी कि जो आप गाइड वगैरह में आपको ये जो पत्र है ये काफ़ी टफ लैंग्वेज में मिलेंगे। इनको आपको आसान तरीके से मैं आपको लिख कर प्रोवाइड कराऊंगी। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा पर बहुत जल्दी मैं इसकी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। ओके, तो इसका भी वीडियो आ जाएगा और इसके वीडियो के आने के बाद हमारी पूरी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगी। सो इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।